एवरीवन, मैं आशीष वैलेंट क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अच्छा खाना खाइए एंड स्वस्थ रहिए इन कठिन परिस्थितियों में। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आगे के लेक्चर की तरफ मूव करता हूं। अगर लास्ट लेक्चर की दोस्तों मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे जिनकी स्टडी अगर आप करना चाहते हो तो हमारा जो लाइव चैनल चलता है, हमारा जो चैनल है वैलिएंट क्लासेस के नाम से, उस चैनल पे जाके आप हमारे वीडियो को जो कि लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया है उसे आप व्यू कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं लास्ट लेक्चर में मैंने लेक्चर को एंड कहां पे किया था, तो मैं आपको बता दूं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल टॉपिक में मैंने सेंट्रॉइड के डेफिनेशन पे एंड कर दिया था। मैं वहीं से दोस्तों कंटिन्यू इस वीडियो को करता हूं। देखिए कैसे। जो हमारा टॉपिक था दोस्तों वो था सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के नाम से, यानी कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, इस नाम से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था और मैंने सेंट्रॉइड की डेफिनेशन को बताया था। कैसे बताया था, देखिए दोस्तों, मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बनाया था इस तरीके से। 3 वर्टेक्स की नेमिंग रिस्पेक्टिवली ए बी सी के नाम से मैंने की थी। वर्टेक्स ए को मैंने कोऑर्डिनेट x1 y1 से रिप्रेजेंट किया था। वर्टेक्स बी को मैंने कोऑर्डिनेट x2 y2 से एंड वर्टेक्स सी को मैंने कोऑर्डिनेट x3 y3 से दोस्तों रिप्रेजेंट किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने हर वर्टेक्स से एक मीडियन प्लॉट किया था, यानी कि ए से एक मीडियन ड्रॉ किया बीसी साइड पे जो कि डी पे मिला। बी से मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया जो कि ई पे मिला टू द साइड एसी एंड सी से मैंने एक जो मीडियन ड्रॉ किया है दोस्तों वो एफ पे मिला है ऑन द साइड एबी। दोस्तों, अगर मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं मीडियन, दोस्तों मीडियन की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीजें हैं, वो आप तभी दोस्तों क्लियर कर पाओगे जब आप हमारे पुराने वाले लेक्चर का वीडियो देख पाओगे। ठीक है दोस्तों। तो मैं अगर बात करूं दोस्तों इन मीडियंस की, तो मीडियंस ने एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाया था जी। इस जी को ही दोस्तों मैंने सेंट्रॉइड बोला था। ठीक है, फिर आगे देखिए दोस्तों, मैंने एक डेफिनेशन दी थी सेंट्रॉइड की। क्या है, देखिए दोस्तों, डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दोस्तों सेंट्रॉइड की थी। सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट centroid is the intersection point of medians। देखिए दोस्तों, मैंने ए वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराला। इस लाइन एडी को ही दोस्तों मीडियन कहते हैं। बी से भी ई पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट ऑफ एसी ज्वाइन कराया, बीई इज कॉल्ड आल्सो मीडियन फ्रॉम बी। एंड सी से दोस्तों मैंने जो मीडियन प्लॉट किया है वो सीएफ के नाम से है। इन तीनों मीडियंस का दोस्तों जो इंटरसेक्शन पॉइंट जी है, यानी कि ये पॉइंट दोस्तों जो जी है इसे ही दोस्तों सेंट्रॉइड बोलते हैं। हमारा ये लास्ट लेक्चर पे दोस्तों कंप्लीट हुआ था। मैं आगे की तरफ मूव कर रहा हूं। देखिए दोस्तों कैसे। देखिए, अब मुझे दोस्तों सेंट्रॉइड के बारे में, मीडियंस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी वो मैंने दोस्तों दे दी है। अब मैं बात करता हूं कि सेंट्रॉइड के फॉर्मूले की। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कैसा डेराइव किया जाता है, देखिए दोस्तों, अगेन मैंने एक अच्छा सा ट्रायंगल प्लॉट किया दोस्तों इस नाम से। यानी कि अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, तो ये ट्रायंगल आपका बेसिकली देखा जाए वर्टेक्स ए पे जो पॉइंट है अगेन वो x1 y1 के नाम से। वर्टेक्स बी की बात करूं तो वर्टेक्स बी पे दोस्तों जो पॉइंट है वो x2 y2 के नाम से है। और वर्टेक्स सी की अगर बात करूं तो पॉइंट x3 y3 के नाम से है। ठीक है दोस्तों, मैं अगर बात करूं दोस्तों इस ट्रायंगल की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्रायंगल आपका कार्टेशियन प्लेन पे ही ड्रॉ हुआ है। चूंकि मैंने यहाँ पे कहीं कार्टेशियन प्लेन दिखाया नहीं है, अगर आप दिखाना चाहते हो तो इस कार्टेशियन प्लेन को कुछ इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये कार्टेशियन प्लेन पे ही आपका ये ट्रायंगल प्लॉट हुआ है दोस्तों। बात करूं मैं मीडियंस की, इस तरीके से मैंने मीडियन ड्रॉ किया था। मीडियन ये आपका डी हो गया। बी से जो आपने मीडियन प्लॉट किया है वो आपको ई पे मिला है, और सी से जो आपने मीडियन प्लॉट किया है वो आपको एफ पे मिला है। ठीक है दोस्तों, बात करूं इस इंटरसेक्शन पॉइंट की, तो ये जी से है, इसे सेंट्रॉइड आप बोलते हो।
ठीक है दोस्तों, मुझे इस जी पॉइंट की ही वैल्यू दोस्तों प्राप्त करनी है। इस जी पॉइंट को ही आप सेंट्रॉइड बोलोगे, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। देखिए निकालते हैं दोस्तों, कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, एक वर्टेक्स का जो पॉइंट दिया हुआ मुझे x1 y1 दिया हुआ है, मुझे g की वैल्यू निकालनी है। मुझे ये पता है दोस्तों कि इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को, अगर मैं मीडियन AD लूं, किसी भी मीडियन को दो पार्ट्स में इंटरसेक्ट करता है, यानी कि जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी दोस्तों, जो छोटे वाले पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 1। ओवरऑल मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियंस इन द रेशियो 2:1 in which bigger side is said to be 2 and smaller side is said to be 1। ठीक है दोस्तों, तो मुझे A से लेकर G तक की वैल्यू यानी कि 2 यूनिट एंड G से लेकर D तक की वैल्यू यानी कि 1 यूनिट पता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं। मान लीजिए मैं बात करता हूं दोस्तों इस पॉइंट D की, इस पॉइंट D की, चूंकि ये पॉइंट D मिड पॉइंट है BC का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता रखा है, अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से D की वैल्यू निकालना चाहूं दोस्तों, तो हमारी जो D की वैल्यू होगी वो x के लिए होगी x2 प्लस x3/2 एंड जो y के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी दोस्तों वो हो जाएगी y2 प्लस y3/2। तो दोस्तों D की जो अगर मैं बात करूं तो D की वैल्यू बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आप ये लिख सकते हो। अब दोस्तों एक चीज है कि मुझे ये सेंट्रॉइड G की वैल्यू निकालनी है। ओवरऑल मैं इस लाइन सेगमेंट अगर AD की बात करूं तो मुझे एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट A का कोऑर्डिनेट पता है, एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट D का कोऑर्डिनेट पता है, एंड जिस पॉइंट G की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, जिस जो कि सेंट्रॉइड है, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, अगर मैं इस G को वेरिएबल x, y के नाम से ले लूं तो दोस्तों एक चीज देखने को मिल रहा है कि AD पॉइंट में जो भी फॉर्मूला यूज होगा सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करने के लिए, वो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कर पाओगे। देखिए दोस्तों कैसे यूज कर पाओगे। सेक्शन फॉर्मूला में भी यही था कि किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स दिए हों, A एंड D दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो बीच में कोई पॉइंट आता है जिसकी आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, वो पॉइंट गिवन लाइन सेगमेंट को किन्हीं ना किन्हीं रेशियो में डिवाइड्स करता है। वो रेशियो दोस्तों आपका A से लेकर G तक की वैल्यू 2 है और G से लेकर D तक की वैल्यू 1 है। तो दोस्तों आपको ओवरऑल कहने का सेंस रेशियो भी दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट AD का एंड पॉइंट्स भी दिया हुआ है। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला दोस्तों आप इस G की वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों कैसे, अगर मैं दोस्तों बात करूं कि जो रेशियो है वो कैसा होगा, तो मैं M1 की वैल्यू यानी कि M1:M2 को दोस्तों मैं 2:1 मान सकता हूं। ये M1 आपका हो गया, ये आपका M2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं दोस्तों x1 y1 की बात करूं तो x1 y1 एज इट इज है, यानी कि ये हो गया x1 y1। ठीक है, ये यहां पे है। और दोस्तों D की अगर मैं बात करूं, ये A हो गया। अगर मैं D की बात करूं दोस्तों तो D का जो कोऑर्डिनेट आपने पता किया है वो आपका है x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। ये आपने दोस्तों पता किया हुआ है D के लिए। यानी कि इस तरीके से कोई लाइन सेगमेंट मैंने बनाया, G बीच में यहां कहीं लाई कर रहा है दोस्तों x, y के नाम से। मुझे इस G की वैल्यू निकालनी है। A से लेकर G तक की वैल्यू दोस्तों 2 दिया है और G से लेकर D तक की वैल्यू दोस्तों 1 दिया हुआ है। सारा फिगर आपको दिया हुआ है दोस्तों। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मैं सेंट्रॉइड का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों कैसे, इस फिगर को दोस्तों मैं इरेज कर देता हूं एंड अपने नेक्स्ट जो कि फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड है इसकी तरफ मूव करता हूं। देखिए दोस्तों कैसे, देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं इस G की दोस्तों तो x, y है, यानी कि x के लिए अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे। x के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने दोस्तों बताया था, ये अगर आपका 2m1 हो गया, ये आपका 1m2 हो गया, तो आपने दोस्तों लिखा हुआ था m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ था। यानी कि अगर मैं बात करूं m1 की, तो m1 की जगह दोस्तों मैंने लिख दिया है 2 इंटू m1 x2 की जगह दोस्तों x2 प्लस x3/2 लिखा हुआ है, यानी कि x2 प्लस
x3 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, m1 x2 मेरा हो गया, प्लस m2 की बात करूं दोस्तों वो 1 है यानी कि 1, m2 x1 की बात करूं तो x की जगह x1 ही है, अपॉन m1 प्लस m2 की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो m1 प्लस m2। लेकिन एक चीज और दोस्तों, मुझे m1 प्लस m2 की वैल्यू भी पता है, तो मैं वैल्यू ही सीधा रखता हूं 2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं इसे, देखिए कैसे। ब्रैकेट की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो 2 डिवाइड में है, 2 यहां मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा आपके दोस्तों x2 प्लस x3 प्लस 1 इंटू x1 इज कॉल्ड x1 एंड 2 प्लस 1 इज कॉल्ड 3। ओवरऑल दोस्तों अगर मैं x की बात करूं इन द सीक्वेंस ऑफ एब्सिसा तो आप लिख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ओवरऑल कहने का दोस्तों सेंस ये है कि सेंट्रॉइड के लिए अगर आप x का फॉर्मूला निकालते हो, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता करते हो तो वो x1 प्लस x2 अपॉन 3 हो जाएगी। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अगर y के लिए भी आप अप्लाई करते हो, यानी कि y के लिए जो भी सेक्शन फॉर्मूला दोस्तों आप लिखते हो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सॉल्व करने का तरीका दोस्तों यही होगा। एट द एंड ऑफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपका y के लिए जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 आएगी। यानी कि कहने का सेंस दोस्तों ये है कि अगर आप सेंट्रॉइड के लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो x के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे, y के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। एट द एंड ऑफ क्वेश्चन दोस्तों जो आंसर लिखोगे सेंट्रॉइड के लिए वो g इन द फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है दोस्तों, g इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, इस फॉर्म में ही दोस्तों आप आंसर लिखोगे। x की वैल्यू इस फॉर्मूले से, y की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालने के बाद। ठीक है दोस्तों देखिए इसी पे एक बेस क्वेश्चन कराता हूं सेंट्रॉइड के लिए। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा जैसा कि एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही कुछ प्रश्न मैं आपको कराने जा रहा हूं। देखिए कैसे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दोस्तों रहेगा। क्वेश्चन है आपका, if 3 vertices of triangle is 4, -3। ठीक है दोस्तों, सेकेंड वाला आपका होगा 5, 2 एंड जो लास्ट वर्टेक्स होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा -4, -1। ठीक है, if 3 vertices of triangle is this, then find the value of centroid। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से, if 3 vertices of triangle is 4, -3, 5, 2 and -4, -1, find the value of centroid। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, केवल फॉर्मूला यूज करना है एंड आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे दोस्तों, अगर मैं दोस्तों बात करूं 4, -3 की, तो आप इसे बेसिकली x1 y1 मान सकते हो। एक वर्टेक्स आपने x1 y1 लास्ट वाले डेरिवेशन में लिया था, तो x1 y1 4, -3 हो जाएगा। x2 y2 दोस्तों आप इसे मान सकते हो, यानी कि x2 y2 आप -4, -1 को मान सकते हो। एंड x3 y3 की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो x3 y3 आपका ये हो जाएगा। दोस्तों कहने का सेंस ये है कि क्वेश्चन में अगर आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं तो उन तीनों वर्टिसेस में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। किसी भी वर्टेक्स को x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए दोस्तों मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूं। सिंस आप लोग को पता है कि x के लिए जो सेंट्रॉइड के फॉर्मूला आपने बनाया था वो था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली मैं y के लिए भी फॉर्मूला लिख लेता हूं। y के लिए दोस्तों जो आपने फॉर्मूला बनाया था वो बना था y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। x1 x2 x3 की वैल्यूज पुट करनी है। सिंस x1 इज 4, दैट इज x1 की जगह आपने 4 लिख दिया, प्लस x2 की वैल्यू दोस्तों -4 है, यानी कि यहां पे आपने -4 लिख दिया। दोस्तों मैंने -4 को एक ब्रैकेट के अंदर फिल किया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि प्लस साइन मैंने लगा रखा था
एंड माइनस साइन दोनों एक साथ अगर रखूंगा तो दिक्कत आने वाली है, इसलिए दो साइन एक साथ ना यूज हो, मैंने ब्रैकेट के अंदर -4 को लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे आइए, प्लस के बाद x3 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 5 हो जाएगी अपॉन 3। इसे दोस्तों अगर आप सॉल्व करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे दोस्तों, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज 4 - 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। सॉल्व करोगे दोस्तों तो 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 5/3। ओवरऑल दोस्तों जो x की वैल्यू आने वाली है वो x इज इक्वल टू दोस्तों आ गया 5/3। ठीक है, x के लिए वैल्यू 5/3। सिमिलरली दोस्तों अगर आप y के लिए सॉल्व करते हो तो y1 की बात करो तो -3, दैट इज -3 प्लस y2 की बात अगर दोस्तों करो तो y2 इज इक्वल टू -1, दैट इज -1 प्लस y3 की अगर दोस्तों बात करो तो 2 हो जाएगा अपॉन 3 की बात करो 3 हो गया। सॉल्व करेंगे दोस्तों सिमिलरली जैसे अभी x के लिए सॉल्व किया था, -3 प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट में, तो यहाँ पे -1 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों -3 -1 -4 प्लस 2 -2, दैट इज -2/3। ओवरऑल कहने का सेंस दोस्तों ये है कि y के लिए जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -2/3। एक लास्ट चीज जो दोस्तों मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि आंसर जब भी आएगा तो आंसर को आप g के फॉर्म में, दैट इज g, x के लिए आप 5/3 एंड y के लिए -2/3। आंसर हमेशा दोस्तों कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही लिखोगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इस तरीके से सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एंड एक डेमो क्वेश्चंस आपका हो चुका है। मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों मैंने दोस्तों सीक्वेंसली जो टॉपिक मुझे पढ़ाने थे, मैंने सबसे पहले लेक्चर में, लेक्चर 1 में आपको बता दिया था कि कौन सा टॉपिक किसके बाद आएगा। अगर मैं बात करूं सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल के बाद के टॉपिक की, तो दोस्तों सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल के बाद का जो मेरा टॉपिक था वो था एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय द लेक्चर 1। देखिए कैसे ये हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि किसी भी ट्राइंगल का दोस्तों आपको एरिया फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सिंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोस्तों बिना कोऑर्डिनेट के आप कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, इस वजह से कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए होंगे, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है देखिए दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों मैंने ये एक कार्टेशियन सिस्टम बना दिया है, कार्टेशियन एक्सेस। मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाने जा रहा हूं। सपोज मैंने मान लीजिए ये ट्राइंगल इस तरीके से कुछ फॉर्म कर दिया है। ट्राइंगल मेरा कुछ इस तरीके से दोस्तों फॉर्म हुआ है। अगर मैं बात करूं इस वाले वर्टेक्स की, तो ये वर्टेक्स ए हो जाएगा। इस वाले वर्टेक्स की बात करूं ये बी, एंड ये वाले वर्टेक्स दोस्तों सी हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि कार्टेशियन एक्सेस पे जो भी आप फिगर प्लॉट करोगे, हर फिगर में हर पॉइंट एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वर्टेक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर मैं इस वर्टेक्स की वैल्यू x1 y1 मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। बी वर्टेक्स की वैल्यू अगर दोस्तों मैं x2 y2 मान लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और सी वर्टेक्स की वैल्यू मैंने x3 y3 मान लिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे की तरफ। अब अगर देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो थोड़ा सा फिर से मैं प्लॉटिंग कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्लॉट कर रहा हूं। ये आपका बेसिकली ओरिजिन है, आप लोग जानते हो। ओरिजिन से ही प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हो किसी भी पॉइंट्स के लिए। अगर मैं x3 y3 की बात करूं दोस्तों, ओरिजिन से आप अगर x3 की बात करो तो आप इस वाले पॉइंट से दोस्तों परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो x एक्सेस पे। ये आपकी x एक्सेस है। जो परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट करता है ओरिजिन से लेकर हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे चली गई डिस्टेंस दोस्तों वो x3 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस आपकी x3 हो गई। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलरली है y की डायरेक्शन में, तो वो दोस्तों y3 हो जाएगी। ये आपकी y3 हो गई। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली दोस्तों अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, अगेन मैंने यहां से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया x एक्सेस पे। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज दिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस में जो भी चली गई डिस्टेंस होगी दोस्तों इस तरीके से वो x1 y1 हो जाएगी। कैसे है देखिए, ये आपका x1। ठीक है दोस्तों, एंड अगर मैं बात करूं दोस्तों वर्टिकल डायरेक्शन में चली गई मूवमेंट, तो ये आपकी y1 हो जाएगी। मैंने इसे y1 बना दिया।
तो देखिए दोस्तों, ये आपका रिप्रेजेंटेशन x1 y1 के लिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस इंटरसेक्शन पॉइंट इज दिस x1 हो जाएगा यहां तक, एंड यहां से जब आप ऊपर की तरफ मूव करोगे इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए y1 डिस्टेंस हो जाएगी। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, मैंने डॉटेड लाइन से परपेंडिकुलर नॉन एक्स एक्सिस प्लॉट कर दिया है, ये इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं ओरिजिन से बात करूं दोस्तों, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तो सबसे पहले x पे डिस्टेंस कवर करूंगा, x पे डिस्टेंस आपकी x2 हो जाएगी इस पॉइंट तक की, चूंकि ये x2 है। एंड y1 की दोस्तों, अगर मैं y के लिए बात करूं तो y के लिए y2 है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस दोस्तों आपकी हो जाएगी y2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको दोस्तों इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि जिस ट्रायंगल को मैंने शेड कर रखा है दोस्तों, इस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान है, कोई टफ चीज नहीं है दोस्तों। देखिए कैसे प्लॉट करोगे आप। अगर मैं दोस्तों बात करूं, आपके पास कई सारे फिगर्स प्लॉट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो मैं फिगर की बात करता हूं, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक फिगर आपके पास है, ए से आप स्टार्ट करते हो, ए सी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है दोस्तों। ए से स्टार्ट करते हैं, ए सी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। दोस्तों ए सी अगर मैं नाम ले लूं इस पॉइंट के लिए कुछ, तो ए डी ले लेता हूं, ई ले लेता हूं, एंड इसको एफ ले लूं, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ए सी डी ई फिगर की, ए सी डी ई फिगर की, दोस्तों ये आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है दोस्तों। ये आपका फिगर ए सी डी ई ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम के लिए अगर मैं दोस्तों बात करूं, तो ट्रेपेजियम का एरिया ए सी डी ई, पूरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम दोस्तों मैंने इस तरीके से फिगर के तरीके बना दिया है, वो आपका 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रेपेजियम का एक सिंपल फॉर्मूला है। यहां पे दोस्तों हमारे पास दो ट्रेपेजियम या फिर तीन ट्रेपेजियम आप बोल सकते हो, कौन कौन से, देखिए। अगर दोस्तों मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो कैसे निकालूंगा, देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो कैसे निकालूंगा, देखिए। एक ट्रेपेजियम है ए सी डी ई, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ट्रेपेजियम ए सी डी ई प्लस इस वाले ट्रेपेजियम के एरिया में दोस्तों, यहां पे एरिया लिख दे रहा हूं, इस वाले ट्रेपेजियम में दोस्तों एरिया में आप एक दूसरे ट्रेपेजियम का एरिया जोड़ सकते हो, वो है ए बी एफ ई, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये ट्रेपेजियम आपका हो जाएगा ए बी एफ ई, ठीक है। इन दोनों ट्रेपेजियम को अगर आप जोड़ लोगे दोस्तों तो पूरा फिगर कवर हो जाएगा। एक बार फिर से, ए सी डी ई ये हो गया दोस्तों, एंड ए बी एफ ई यानी कि ये वाला हो गया, पूरा एरिया आपने फिगर का कवर कर लिया, ठीक है दोस्तों। अगर इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया में से दोस्तों आप नीचे वाला ट्रेपेजियम सी बी एफ डी को माइनस करते हो, यानी कि ट्रेपेजियम ऑफ सी बी एफ डी को माइनस करते हो दोस्तों, तो आपको बचा एरिया ट्रायंगल का वो मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आप लोग हो सकता है सोच रहे हो कि ट्रेपेजियम होता क्या है। एक्चुअल में दोस्तों ट्रेपेजियम एक ऐसा कुछ फिगर होता है, जैसे मान लीजिए दिस फिगर मैंने प्लॉट किया। ट्रेपेजियम दोस्तों ऐसा कुछ फिगर होता है, इस फिगर में दोस्तों अगर मैं नेमिंग करूं तो एबीसीडी से नेमिंग कर सकता हूं। ट्रेपेजियम में दोस्तों कोई भी दो साइड्स आपकी पैरेलल होती है, अपोजिट्स होनी चाहिए वो, कोई भी दो ऑपोजिट साइड दोस्तों पैरेलल होती है, बाकी साइड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दो ऑपोजिट पैरेलल साइड को कंटेन करता हुआ फिगर दोस्तों ट्रेपेजियम के नाम से जाना जाता है। अगर मैं यहां देखूं तो ए ई इज पैरेलल टू सी डी, तो आपके पास ए सी डी ई एक ट्रेपेजियम हो गया। अगर मैं बात करूं ए ई इज पैरेलल टू बी एफ, तो आपके पास ए बी एफ ई एक ट्रेपेजियम हो गया। एंड बात करूं सी डी इज पैरेलल टू बी एफ, तो आपके पास सी डी एफ बी एक तीसरा ट्रेपेजियम हो गया। मैंने दो ट्रेपेजियम के एरिया को प्लस किया इस तरीके से, यहां पे लिखा हुआ है, इन दोनों को प्लस किया तो पूरा फिगर आपका कंटेन हो गया। इसमें से मैंने नीचे अनशेडेड फिगर के ट्रेपेजियम को माइनस कर दिया है दोस्तों, तो आपको बचा हुआ एरिया ट्रायंगल मिल जाएगा दोस्तों।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का दोस्तों फॉर्मूला ये लिखा हुआ है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है दोस्तों, तो इस ये फॉर्मूले को यूज करते हुए आप अगर इसमें पुट कर देते हो वैल्यूज को दोस्तों, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मिल जाता है। बशर्ते दोस्तों डेरिवेशन जो है मैं वो इस पार्ट में आपको नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है। डेरिवेशन लेंथी होने की वजह से दोस्तों वो डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। मैं स्ट्रेट आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल का। जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डेरिवेशन पार्ट की थी दोस्तों, वो मैंने आपको यहां पे दे रखी है। देखिए दोस्तों, जो स्ट्रेट फॉर्मूला है सीधा एग्जाम में अप्लाई होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, वो फॉर्मूला आपका क्या है देखिए। देखिए दोस्तों, जो सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल का दोस्तों फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो सीधा फॉर्मूला दोस्तों वो होगा 1/2 ठीक है दोस्तों x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 अगेन ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल का दोस्तों ये फॉर्मूला होगा, बशर्ते कि क्वेश्चन में आपको किसी भी ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 पता हो। इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिख दिया, हो सकता है दोस्तों आपको याद करने में दिक्कत आ रही हो कि इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला को याद कैसे किया जाए। देखिए उसके लिए भी दोस्तों मेरे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों एक सर्कल बना लीजिए इस तरीके से, ये आपका सिंपल एक सर्कल हो गया। इस सर्कल में सीक्वेंसली तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को पुट करिए, यानी कि ए के बाद बी एंड बी के बाद सी। यानी कि अगर मैं बात करूं ये ए है दोस्तों, ये ए है, तो ए की बात करूं तो x1 y1 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मैं बी को पुट करने जा रहा हूं, बी के लिए आपका सीक्वेंसली देखा जाए x2 y2 हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सी की बात करूं दोस्तों, तो सी के लिए आपका हो जाएगा x3 y3। फॉर्मूला को याद करना दोस्तों बहुत ही आसान है, देखिए कैसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में सबसे बाहर ब्रैकेट के 1/2 लिखिए। 1/2 लिखने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट दोस्तों लगाइए। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद सबसे पहले आप x1 की वैल्यू पुट करोगे। x1 की वैल्यू रखने के बाद पैरेंथेसिस में आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करिए ऐसे, क्योंकि सीक्वेंस आपका ए बी सी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए दोस्तों आप सीक्वेंस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही देखने की कोशिश करिए। देखिए 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x1 आपने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। पैरेंथेसिस ब्रैकेट पहले x1 लिख दिया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में y2 माइनस y3, ठीक है दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, x1 y2 माइनस y3, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस का साइन लगाइए। इस बार है x2 की बारी दोस्तों। अगर x2 की बारी है दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में y3 माइनस y1 हो जाएगा, ये लिखा है y3 माइनस y1, ठीक है दोस्तों। प्लस का साइन फिर से लगाइए। इस बार दोस्तों x3 की बारी है, x3 की बारी है, तो x3 की बारी में दोस्तों ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में y1 माइनस y2, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीक्वेंसली ए बी सी को रिप्रेजेंट करके आप इस फॉर्मूले को इजीली दोस्तों याद कर सकते हो। x1 के बाद क्लॉकवाइज y2 माइनस y3, x2 के बाद क्लॉकवाइज y3 माइनस y1 एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x3 के बाद y1 माइनस y2। ये दोस्तों फॉर्मूला इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे कि एग्जाम में किस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, फाइंड द
find the area of triangle. Find the area of triangle if three vertices of triangle are 2, -1, 5, 5, 4 and -2, -4। ठीक है दोस्तों, क्या फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर 2, -1, 5, 4 एंड -2, -4। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बस हर कोऑर्डिनेट को जिस तरीके से आपने डेरिवेशन पार्ट में कोऑर्डिनेट को नेमिंग की थी उसी तरीके से यहाँ पे भी नेमिंग कर लीजिए। 2, -1 को दोस्तों अगर मैं a लिखूं x1 y1 तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं सेकंड वाले को x2 y2 मान लूं, ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी गलत नहीं होगा। एंड लास्ट वाले को दोस्तों c x3 y3 मान लूं, तो इस तरीके से दोस्तों हमें इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे देखिए, सीधा आप दोस्तों एग्जाम में लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है दोस्तों, देखिए 1/2 एज इट इज। x1 की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो ये वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 2 है यानी कि 2। उसके बाद y2 - y3 यानी कि 4 है, y2 की वैल्यू 4 माइनस y3 की वैल्यू दोस्तों -4 है। चूंकि दो साइन मैंने पहले ही बता रखा है एक साथ नहीं रखे जाते, मैं इस साइन को ब्रैकेट में कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 4 - 4 प्लस, फिर मैं दोस्तों x2 की अगर बात करूं तो x2 के लिए दोस्तों वैल्यू 5 है यानी कि हो गया 5। y3 इज इक्वल टू -4 दैट इज -4 माइनस y1 की वैल्यू दोस्तों -1 है। अगेन दो साइन एक साथ नहीं, -1 मैंने यहां रख दिया, इस तरीके से रख दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों x3 की वैल्यू -2 है, मैं इसे भी -2 ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस अब होल साइन एक साथ नहीं रखे जा सकते, -2। और उसके बाद मुझे लिखना है y1 - y2, y1 की वैल्यू दोस्तों -1 है, माइनस y2 की वैल्यू दोस्तों +4 है, मैंने यहां लिख दिया 4। स्क्वायर ब्रैकेट को दोस्तों मैंने बंद कर दिया। सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं दोस्तों, देखिए कैसे सॉल्व होगा। 1/2 दोस्तों, ये ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे तो माइनस इंटू माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 4 = 8 हो जाएगा। 8 2 जा दोस्तों 16 हो जाएगा, दैट इज यहाँ 16 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करता हूं। देखिए इस वाले टर्म की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस इंटू माइनस साइन हो जाएगा प्लस, दैट इज -4 + 1 यानी कि वो हो जाएगा दोस्तों -3। -3 इंटू 5 अगर दोस्तों आप लिखोगे तो 5 3 जा 15, दैट इज -15 यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैं बात करूं दोस्तों इस वाले टर्म की, सॉल्व करते हैं। -1 -4 दोस्तों -5 हो गया, -5 इंटू -2 यानी कि +10 की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा +10। ठीक है दोस्तों, देखिए 1/2 ऐसे लिख दिया मैंने। ब्रैकेट की अगर दोस्तों बात करूं, ये हो गया ब्रैकेट 16 - 15 दोस्तों +1 1 + 10 यानी कि 11 ये हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल अगर मैं दोस्तों लिखूं आंसर जो आपका आएगा वो 11/2। दूसरी बात यह है दोस्तों, आंसर भी लिखने में एक तरीका होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में प्रश्न तो बिल्कुल सही होता है, लेकिन आंसर लिखने का जो प्रचलन होता है वो हमारा गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये देखिए, चूंकि क्वेश्चन में दोस्तों कहीं पे भी यूनिट नहीं दी है एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, ना कोई सेंटीमीटर ना कोई मीटर एंड सो ऑन जो भी है। अगर दोस्तों यूनिट आपकी सेंटीमीटर होती तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता। ठीक है दोस्तों, अगर यूनिट आपकी मीटर में होती दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल में, तो आपका जो दोस्तों आंसर होता वो मीटर स्क्वायर के फॉर्म में होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोस्तों कोई यूनिट नहीं दी हुई है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, तो हम यहाँ पे यूनिट के लिए क्या लिखेंगे, देखिए आंसर दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 11/2
यहां पे दोस्तों स्क्वायर यूनिट करके छोड़ दीजिए, स्क्वायर यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल का दोस्तों आप इसी फॉर्म में लिखोगे 11/2 स्क्वायर यूनिट। एक चीज दोस्तों और है जो मुझे आपको बतानी है, वो क्या है, देखिए कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकालते हो और आपका आंसर जो होता है वो निगेटिव आ जाता है। यानी कि कुछ ऐसा, देखिए आपने सॉल्व करके आंसर निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सपोज -2 आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल सपोज -2 आ गया। दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये केवल कैलकुलेशन पार्ट था जिसकी वजह से आंसर -2 आया है। इस माइनस साइन को दोस्तों आपको ओमिट कर देना है, क्योंकि किसी भी चीज का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी चीज का एरिया माइनस में नहीं आ सकता दोस्तों। तो किसी भी प्रश्न के आंसर में अगर माइनस आ रहा है, माइनस साइन को ओमिट कर दीजिए। आंसर में दोस्तों आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमेशा 2 स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव वॉट एवर बी द वैल्यूज गिवन। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव में ही लिखेगा, चाहे आंसर नेगेटिव ही क्यों ना आए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। एक दो टॉपिक दोस्तों शायद और बचे हुए हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में, यानी कि जो आने वाला लेक्चर है उसमें मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपका इंट्रोडक्शन अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे लिंक को एक्टिवेट करिए, व्यू करिए, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे निवेदन लेता हूं, अगली वाली क्लास में मैं आपसे मिलता हूं। धन्यवाद।